आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर इम्यूनिटी और एंटीबॉडी वाला टॉपिक। तो अगर इम्यूनिटी की बात करें, एनसीईआरटी को लेकर ही चलेंगे, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या दी हुई है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब होस्ट का मतलब क्या है? अगर मान लिया हम होस्ट है, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंजाई है, कोई प्रोटोजोआ है, अब हम पर आकर अटैक कर रहा है, तो हम क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे। अब उस होस्ट की, जैसे मैंने अपने आप को होस्ट माना, तो मेरी कितनी क्या है एबिलिटी है कि मैं उस बैक्टीरिया को, उस वायरस से फाइट कर सकूं, वो क्या कहलाती है? हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो डिजीज कॉज करते हैं उनसे फाइट करने की हमारी कितनी है शक्ति है, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की दो कैटेगरीज बनाई गई है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट से अगर समझे, इनेट या इसी का ही दूसरा नाम होता है इनबॉर्न। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इनेट दिया हुआ है, सो इनेट का ही दूसरा नाम है इनबॉर्न। दोनों ही आई से शुरू हो रहे हैं। इनबॉर्न का मतलब जब बच्चे ने बर्थ लिया या उससे पहले से ही उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट थी, वो कौन सी कहलाएगी? इनेट या फिर इनबॉर्न। या इसे कहा क्या जाता है? नॉन स्पेसिफिक। अब मान लिया कि कोई बच्चा मदर के वॉर्म के अंदर है, तब तक तो उसका कोई वायरल का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं होगा। जितनी ज्यादा डिजीजेस हमारे अंदर हो जाती हैं बर्थ लेने के बाद में, उतनी उस बेबी के अंदर तो नहीं थी ना, पर पहले से ही उसको क्या किया गया? प्रिपेयर किया गया, उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डाली गई। तो ये नॉन स्पेसिफिक है भाई, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए नहीं है, सबके लिए ओवरऑल है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? इनेट, इनबॉर्न या फिर नॉन स्पेसिफिक क्या होती है हमारी? इम्यूनिटी। तीनों ही एक के नाम है। उसके बाद में आती है एक्वायर्ड, जिसको हमने बाद में एक्वायर किया अपने इन्वायरमेंट से। अडेप्टिव, अडेप्ट किया हमने इन्वायरमेंट से, या फिर स्पेसिफिक। अब मान लिया कि मुझे डेंगू फीवर हो गया सपोज, तो मेरी बॉडी के अंदर डेंगू फीवर के लिए क्या हो जाएंगे? एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो क्या हुआ? हमारी बॉडी ने पहचाना कि हाँ ऐसा ऐसा वायरस है, तो मैं इसके अगेंस्ट फाइट करूंगा, तो कुछ भाई वेपन्स तैयार कर लेता हूं, यानी कुछ एंटीबॉडीज को मैं तैयार कर लेता हूं। तो हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, हाँ भाई ये डेंगू वाला वायरस है, चिकनगुनिया वाला वायरस है। तो वो क्या होती है? हमने एक्वायर करी, हमने सीखा हमारी बॉडी ने उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड, अडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक। अगर किसी को डेंगू फीवर या कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर किसी की बॉडी में, अगर किसी को कोविड हो गया, तो उसकी बॉडी में सिर्फ कोविड वाले वायरस के अगेंस्ट ही क्या होंगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। तो ये कैसा हो गया? स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, अब एक्वायर्ड के ही आगे दो टाइप होते हैं, इनेट के कोई टाइप नहीं पढ़े हमने। एक्वायर्ड के दो टाइप होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव, इसके ऊपर आएंगे या देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ठीक है, अब मान लिया, देखो एक्टिव का मतलब जब हम खुद काम कर रहे हैं, पैसिव का मतलब ये होता है ना जब हम कुछ काम नहीं करते, रेस्ट बैठे हुए होते हैं। तो पैसिव का मतलब हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल गई और वो किसी इंजेक्शन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर डाल दी गई है, तो वो क्या कहलाती है? पैसिव एंटीबॉडी या पैसिव इम्यूनिटी हम उसे बोलेंगे बेसिकली। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? बाहर से कोई वैक्सीन, अब जैसे कोविड की वैक्सीन चल रही है, तो बाहर से मैं वैक्सीन लगा दी गई, तो वो क्या हुई? एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। हमारी बॉडी ने खुद से, ऐसा नहीं, दो एग्जांपल है, एक तो कोविड की वैक्सीन हमें लगा दी जाए, एक दूसरा कि भाई किसी इंसान को कोविड हुआ है और उसके अंदर क्या हो रही है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। तो दो तरीके की हो गई, एक तो बनी बनाई डाल दी, एक हमारी बॉडी जब एक्चुअल में उस वायरस के कांटेक्ट में आए तब उसने एंटीबॉडीज बनाई। तो जब उसने खुद काम किया तो वो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी, और जब बनी बनाई मिली तो पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे होती है, हम धीरे धीरे सीखते हैं ना, लेकिन क्या होता है? लंबे टाइम तक काम आता है। तो ठीक ऐसे ही एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो स्लोली डेवलप होती है बॉडी के अंदर, पर लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, अच्छा, एक्टिव का मतलब जब बॉडी खुद प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज को। ठीक है, पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज, भाई बनी बनाई है, रेडीमेड एंटीबॉडी है। ऐसे याद रख सकते हो, एक्टिव की स्पेलिंग छोटी है, पैसिव की लंबी है। लंबी, अब हमें पैसिव कुछ बना बनाया मिल रहा हो तो हम लंबी लाइन में भी खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही समझ लो। तो पैसिव क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज है। ये क्या करती है? इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती है। किसी को इंजेक्शन लगाए तभी के तभी उसे आराम हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारा पैसिव का, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसमें हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखो, एक्टिव का समझ में आ गया, जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाई, भाई कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो असल में हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है और तब हमारी बॉडी को
एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है। पैसिव का जो मेन एग्जांपल दे रखा है वो है कोलेस्ट्रम। अब ये कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है कि जब मदर बेबी को फीड करती है स्टार्टिंग डेज के अंदर, तो जो येलो कलर का जो मिल्क होता है जिसके ऊपर बेबी फीड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और इस कोलेस्ट्रम को येलो फ्लूइड होता है, ये येलो कलर का होता है क्योंकि, तो कोलेस्ट्रम के अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी मिलती है, IgA नाम की, इसको इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है, Ig का मतलब है, तो IgA एंटीबॉडी मिलती है कोलेस्ट्रम के अंदर। अब ये कहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर मिला, पर नहीं, मदर ने अपने बच्चे को वो क्या करी, बनी बनाई दी ना। अब बेबी ने तो खुद प्रोड्यूस नहीं करी IG एंटीबॉडी, वो तो मदर के थ्रू गई ना उसकी बॉडी के अंदर, यानी प्लेसेंटा के थ्रू गई है वो, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। एक्टिव का हो गया, पैसिव का हो गया। अच्छा, एंटीबॉडीज के टाइप पे आएंगे या कर ही लेते हैं लगे लगाए। तो जो एंटीबॉडीज हैं कहां प्रोड्यूस होती है? तो जो बी टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, T एंड B, उन पे बाद में आएंगे, पर एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। WBC से आप समझ सकते हो ना, लिम्फोसाइट्स, ओके। एंटीबॉडीज को बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे मेनली 4 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स या फिर एंटीबॉडी होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स को ही एंटीबॉडी बोला जा रहा है, ओके। जिसमें से सबसे पहली है हमारी IgG है हमारा। तो IgG, भाई GG करके याद कर लेंगे, भाई बहुत आदर सम्मान दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलती है, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी एंटीबॉडी वाली मिलती है हमारे पास? IgG। और ये सिर्फ एकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, जो क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। अब देखो, आप बोलोगे भाई IgA वाला भी तो यही था। जो IgG है वो तो क्या होगी? फीटस के अंदर, जब फीटस मदर की वॉर्म के अंदर होगा तभी क्या होगी? ये एंटीबॉडी मदर से उस फीटस के अंदर चली जाएगी। पर IgA वाली तो कब जा रही है? जब उस फीटस ने बर्थ ले लिया और वो फिर अपनी मदर के ऊपर फीड कर रहा है, तब जा रही है। तो दोनों के अंदर फर्क है। तो IgG क्या होती है? जो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, यानी बेबी ने जब तक बर्थ नहीं लिया तब उसके अंदर कौन से वाली एंटीबॉडी ऑलरेडी मिलेगी? IgG वाली। फिर IgA एंटीबॉडी क्या होती है? अभी पढ़ा ना, एक तो किसके अंदर होती है? कोलेस्ट्रम के अंदर। दूसरा जो हमारा स्लाइवा होता है और जो हमारे टीयर्स होते हैं, स्लाइवा, टीयर्स यानी आंसू, आंसू क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है ना इनका भी। तो स्लाइवा, टीयर्स और जो ये कोलेस्ट्रम भी है, इन सब के अंदर क्या होता है? IgA एंटीबॉडी। याद कर लो, हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर सबसे पहले आईज आएंगे और आंखों से क्या निकलेंगे? आंसू, तो IgA एंटीबॉडी। दूसरा हमारा माउथ आएगा, माउथ के अंदर स्लाइवा होगा, तो उससे भी हमने क्या याद रख लिया? IgA एंटीबॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में होगी, जैसे ABCD ऊपर आती है। फिर IgM, तो IgM एंटीबॉडी क्या होती है? ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है साइज के अकॉर्डिंग। IgG सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। IgM सबसे बड़े साइज की एंटीबॉडी है। अच्छा, फिर आती है IgE। ई से तो याद रखो, ई करते हैं हम कब घूमते हैं? जब हमें कोई एलर्जी हो जाती है ना, तो IgE एंटीबॉडी एलर्जी कॉज करती है। एलर्जी कॉज नहीं करती, जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाती है तो कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है? IgE वाली, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमेशा तो हमें एलर्जी नहीं रहती ना, इसीलिए। अब क्या हुआ ऐसा कि बॉडी के अंदर एलर्जी हुई? ठीक है, तो मास्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मास्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, MAST। तो ये मास्ट सेल क्या करते हैं? 2 केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिनका नाम होता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन नाम के 2 केमिकल्स रिलीज करते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होते हैं? किससे रिलेटेड होगी? जब आप WBC के अलग अलग कैटेगरीज पढ़ोगे ना, तो उसी के अंदर एक मास्ट सेल्स भी आ जाते हैं। तो मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, और इनके रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? एलर्जी होती है। ये हमेशा रिलीज नहीं होते। जब मान लिया किसी इंसान को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो जब वो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तब ये क्या होते हैं? केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स, कौन से ड्रग लेंगे कि एलर्जी ठीक हो जाए? हिस्टामिन रिलीज हो रहा था तो उसका उल्टा एंटी हिस्टामिन लेंगे। जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटा एसिड लेते हैं ना, ठीक वैसे ही हिस्टामिन को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स ली जाएंगी। या फिर एड्रेनलिन दिया हुआ है, एड्रेनलिन हार्मोन भी होता है ना, तो एड्रेनलिन भी किससे रिलेटेड हो जाएगा? उन ड्रग्स के अंदर, यानी उन ड्रग्स के अंदर या तो आर्टिफिशियली एड्रेनलिन को ऐड किया जाएगा, ठीक है, या हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होगा जब हमें क्या हो जाएगी? एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अच्छा,
अब यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये ह्यूमरल का मीनिंग क्या है? तो ह्यूमरल का मीनिंग ये है कि जितनी भी एंटीबॉडीज हमने पढ़ी, मेनली 4 टाइप की, ये ब्लड के अंदर रिलीज होती हैं, इसीलिए इनके रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल देते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर रिलीज हो रही थी। अच्छा, इनके अलावा एक IgD नाम की एंटीबॉडी भी होती है, पर इसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, इनके सरफेस पे प्रेजेंट होती है और क्या करती है? एक रिसेप्टर का काम करती है। यानी कि कोई भी एंटीजन जब आएगा बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगी? IgD। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक तरीके के रिसेप्टर का काम करती है। उसके बाद वापस आ जाते हैं इनेट इम्यूनिटी पे, या फिर एक बार फ्लो चार्ट देख लो। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इनेट जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, एक्वायर जो हम बाद में करते हैं। उसके बाद एक्वायर के 2 टाइप थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होता है, पैसिव जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियल वाला कम टाइम तक रहेगा, एक्टिव वाला या जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करी है वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। उसके बाद जो इनेट इम्यूनिटी है उसके अंदर 4 टाइप्स दे रखे हैं, या फिर उसके 4 बैरियर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला दे रखा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल से हम क्या समझेंगे कि भाई हमारी बॉडी बाहर से कैसी दिखाई दे रही है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस है ना, जैसे हम दिखाई देते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस से हम क्या देखते हैं अपनी बॉडी में? सबसे पहले स्किन को देखते हैं। तो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या एग्जांपल है? बेसिक हमारा स्किन, यानी हमारी स्किन भी क्या करती है? हमें बाहर बचाती है बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन क्या करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बाहर स्किन और अंदर क्या हो जाएंगी? हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हमें कौन बैरियर की तरह काम करेगा? स्किन और हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अभी फिजियोलॉजिकल कैसे हैं? इसको ऐसे याद रखो, साइकोलॉजी से। ठीक है, साइकोलॉजी से। अब मान लिया कि हमने कोई टेस्टी सा खाना देखा तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है ना, यानी स्लाइवा आ जाता है। तो जो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, इसका एग्जांपल एक तो है स्लाइवा इन द माउथ। क्या है हमारा? स्लाइवा इन द माउथ। दूसरा टीयर्स फ्रॉम द आई। अब मान लिया कि हमें कुछ, हम परेशान हो गए हैं या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम रोने लगते हैं ना, तो वो भी क्या है? साइकोलॉजी का एक पार्ट है। तो टीयर्स फ्रॉम द आईज भी हमें क्या करता है? बैक्टीरियाज वगैरह से बचाता है। ठीक है, हाँ, हमारे आंसू होते हैं ना, उसके अंदर वो भी एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आंखों के अंदर अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसको किल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा याद कर लेंगे हम, एसिड इन द स्टमक। हमारी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है ना, कब? जब हम खाना खाते हैं तब रिलीज होता है। तो एसिड इन द स्टमक भी किसका एग्जांपल है? साइकोलॉजिकल बैरियर का। एसिड खाने से याद कर लेंगे। उसके बाद दे रखा है सेलुलर बैरियर्स। तो सेलुलर बैरियर्स के अंदर एक नाम याद कर लो, WBC। ठीक है, अब WBC के जितने भी आपने टाइप्स पढ़ रखे हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे बेसोफिल्स हो, एसिडोफिल्स हो, ये हम पढ़ते हैं ना 11th क्लास के अंदर, तो सब उसके अंदर आते हैं। या वैसे याद कर लो WBC का ये टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं PMNL। PMNL की डेफिनेशन फुल फॉर्म दे रखी है एनसीईआरटी में। इसका मतलब होता है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हम इसे बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी, WBC का ये टाइप है, और WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। मार्कर को क्या हो गया? ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मोनोसाइट्स हो गए और मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, अगर आप 11th का कौन सा चैप्टर था अपना, आई थिंक सेल वाला चैप्टर है, उसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर हमारे कि कौन कौन से टाइप की कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के अंदर दे रखा है कि WBC के अलग अलग हम टाइप्स पढ़ते हैं, तो उसी में एक नाम दे रखा है ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। तो ऐसे से जो नाम देखें ये सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, WBC को तो सोल्जर्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। फिर साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन के अंदर एक नाम याद रखना है, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर रिलीज होता है जब, मतलब कि काम आता है साइटोकाइनिन बैरियर रिलीज, तो क्या होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस अटैक करता है, तो जब वायरस अटैक करेगा तब कौन काम करेगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइन, साइटो वाला काइन है ये। ठीक है,
सेलुलर बैरियर में तो WBC आ गया, साइटोकाइन, ठीक है, इसके अंदर कब रिलीज होगा, जब हमारी साइटोकाइनिन बैरियर कब काम करेंगे, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, वो इंटरफेरॉन्स को रिलीज करती है। किसको, इंटरफेरॉन्स को। तो हमारी बॉडी इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगी, और इंटरफेरॉन्स किसके अंदर आते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर, ठीक है। और ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, जो बिना, यानी जो हेल्दी सेल्स है जिनके ऊपर वायरस ने अटैक नहीं करा, उनको बचाएंगे ये किससे, भाई उस वायरस को आगे और सेल्स को अटैक नहीं करने देंगे। कौन, इंटरफेरॉन्स। कोविड टाइम के अंदर साइटोकाइन बैरियर्स तो पक्का याद कर लेना, साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये था हमारा आज का इम्यूनिटी और एंटीबॉडी वाला टॉपिक। इसके बाद एक तो रहता है हमारा जो वाइट फोर्क शेप टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा एंटीबॉडीज का, वो रहता है हमारा, और एक लास्ट का जो ड्रग्स वाला टॉपिक है वो हमें कवर करना है, ठीक है।